तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज 24 चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के ऊपर यह वीडियो। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही सरल टॉपिक है, केवल दो ही इसमें प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 और 1.2। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन, इसके परिचय पार्ट पे। तो जैसा कि इसका नाम है रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं हम कहते किन्हें हैं? तो छोटी सी डेफिनेशन है, शॉर्ट डेफिनेशन। रैशनल नंबर्स जो भी हैं, रियल नंबर्स जो भी हैं वो रैशनल मतलब परिमेय और अपरिमेय का संयुग्म है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ही मिलकर क्या बनाती हैं? आपकी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। अब परिमेय संख्या को समझने से पहले हम थोड़ा सा कुछ देखें कि जैसे हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर्स आपने पढ़े 9th क्लास में, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट वैसे 10th में नहीं कहा गया है, लेकिन मैं यहां बताता हूं। यहां पे हम इनफाइनाइट को बोल देते हैं अनेक बोल देखते हैं, या फिर अपरिमित रूप से अनेक बोल देते हैं। अपरिमित रूप से सही शब्द जो है अपरिमित रूप से अनेक। तो ये तो आपने नेचुरल पढ़े थे। उसके बाद जब इसमें 0 आ गया तो वो होल नंबर बन गए। यहां 0 और साथ में क्या आ गया? आपका नेचुरल। उसके बाद आप आए थे इंटीजर्स पे, जिसको आप बोल रहे थे जेड। ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक 0 और धनात्मक सभी पूर्णांक आपके आ गए थे इंटीजर्स में। और इसके बाद आपने पढ़ा था परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनको आप p/q के रूप में लिखते हैं, जहां p और q जो हैं वो z मतलब कि इंटीजर हैं, और चूंकि q डिनोमिनेटर में हर में है इसलिए इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि 1/0 या कोई भी संख्या माने ये a/0 मान लिया मैंने, कोई भी संख्या के बटे में आप यदि 0 करते हैं तो वो कहलाता है अपरिभाषित। वो परिभाषित नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जैसे आप लिख रहे हैं 1/2, तो इसका मतलब हुआ कि आप 1 के कितने हिस्से कर रहे हैं? 2 हिस्से कर रहे हैं। 1.5 हो गया उसका हिस्सा, ठीक है। आप यदि 1/3 लिख रहे हैं मतलब आप 1 के 3 हिस्से कर रहे हैं। तो क्या आप 1 के 0 हिस्से कर सकते हैं? भाई सबसे बड़ा तो 1 में 1 ही हिस्सा हुआ, ये खुद 1 है। तो क्या आप 1 के 0 हिस्से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है? नॉट डिफाइंड है। तो इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां ये चीज जो है ये क्या है? आपकी परिमेय संख्याएं हैं, जिनको आप p/q के रूप में लिखते हैं। p और q क्या है? z मतलब कि इंटीजर है। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा गया है कि p और q इंटीजर के साथ साथ, इंटीजर होने के साथ साथ को प्राइम नंबर भी हैं। को प्राइम मतलब कि सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब कि जिनमें एक के अतिरिक्त कोई और संख्या का भाग ना जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं कहूं कि 3 और 4। 3 और 4 को प्राइम क्यों है? क्योंकि इस 3 में एक का भाग जा सकता है, मतलब ऐसी कोई कॉमन संख्या तो नहीं है जो दोनों को विभाजित करे सिवाय एक के। तो इसलिए क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे। तो ये तो शर्त हो गई थी अपनी अपरिमेय संख्याओं की। अब हम बात करें अपरिमेय संख्याओं की। यदि हम अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो उसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं, हम डेसिमल प्रसार के बारे में देखें, उससे आपको ये चीज बहुत समझ में आ जाएगी। एक सेकेंड, हम इसको पहले तो मिनिमाइज कर। हाँ, यहां अपन आ जाएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के ऊपर। तो ये चीज आपने समझी कि परिमेय संख्या कौन हो रही थी? परिमेय संख्या जिनको आप q से डिनोट करते हैं। q मतलब क्वोशेंट, p/q। यहां हमने देखा कि p और q क्या है? z है, इंटीजर है। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। एक शर्त और देखी कि p एंड q आर को प्राइम, मतलब कि सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य मतलब कि इनमें एक के अतिरिक्त कोई और दूसरी संख्या का भाग नहीं जा सकता है। चलिए
अब यदि आपको अपरिमेय समझना है तो हम उसके लिए थोड़ा सा दशमलव प्रसार समझ लेते हैं। चूंकि हम ये इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं, अभी प्रश्नावली 1.1 शुरू नहीं करेंगे। यदि आप इस इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेंगे तो आपको आसानी से आप पूरा प्रश्नावली आप खुद कर सकते हैं, वो भी हम करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। डेसिमल एक्सपांसन की यदि हम बात करें तो दो टाइप से आपकी संख्याओं के डेसिमल एक्सपांसन होंगे। पहला शांत, शांत मतलब कि ऐसा डेसिमल एक्सपांसन जो टर्मिनेट हो जा रहा है, जो रुक जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया 12/5। तो यदि तुम 12/5 का आप भाग देंगे तो ये आएगा 5 दूना 10 और 5 चौके 20, 2.4। तो ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया। जॉब में बोलते हैं ना कि आप टर्मिनेट हैं, मतलब आपको जॉब से निकाल दिया गया है, वहीं आपकी सर्विस रुक गई है। तो वो हो गया आपका शांत दशमलव। दूसरा आ जाएगा इसी का उल्टा, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत मतलब कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के होंगे आपके। एक तो आपने ऐसे दशमलव प्रसार देखे होंगे जो रिपीट होते हैं, जैसे आपने देखा है 1/3 का जब आप दशमलव प्रसार करते हैं तो ये 0.333 ये ऐसे बढ़ता जाता है ना, या इसको आप 0.3 का बार भी लिख देते हैं, है ना। जबकि कुछ दशमलव प्रसार आपने ऐसे देखे हैं जो रिपीट भी नहीं होते, 1.34501 और बढ़ते जाते हैं, ये रिपीट नहीं होते। या अंडर रूट के अंदर की ऐसी संख्याएं जो कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। एग्जाम्पल के लिए √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, ये सब क्या होंगे, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जब इनके आप ऐसे खोलेंगे √2 को तो इनका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, ये हाँ मैं बताना भूल गया, इसको हम क्या बोलते हैं, जब पुनरावृत्ति होती है तो आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्ती। आवर्ती, या इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग, रिकरिंग। और इसका उल्टा हो जाएगा अनावर्ती। अनावर्ती को हम क्या बोल देंगे, नॉन रिकरिंग। तो जो शांत दशमलव प्रसार हैं, आप इनको देख पा रहे हैं, इनको हम P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं। मतलब ये परिमेय होंगे। ये कैसे होंगे, परिमेय होंगे। ये भी दशमलव प्रसार जो है आवर्ती वाले, ये भी परिमेय होंगे, क्योंकि इनको भी आप P/Q के रूप में लिखते हैं। लेकिन इनको P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, इसलिए ये परिमेय नंबर तो नहीं होंगे, ये अपरिमेय संख्याएं होंगी। इसमें एक एग्जाम्पल पाई का भी है, क्योंकि पाई भी अपरिमेय है। जनरल भाषा में लगभग मान हम जरूर लिख देते हैं 22/7, लेकिन इसका 22/7 एक्चुअल मान नहीं है। तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। जो दशमलव प्रसार रिपीट नहीं हो रहे हैं और अनंत तक जा रहे हैं, करणी के अंदर अभाज्य संख्याएं और पाई, ये सभी किस में आएंगे, अपरिमेय संख्याओं के अंदर आएंगे। परिमेय संख्याओं के अंदर शांत दशमलव प्रसार आएंगे और अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, किस में आएंगे, आपके परिमेय में आएंगे। और ये वाला जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, अशांत, अनावर्ती। अशांत का एक शब्द और हम आप पढ़ेंगे कहीं कहीं, अनवसानी, अनवसानी, कहीं कहीं ऐसा भी लिखते हैं, अनवसानी, अनावर्ती। तो वो किस में आएगा, आपका अपरिमेय में। तो आप समझ गए होंगे कि परिमेय और अपरिमेय क्या है। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, परिमेय एंड अपरिमेय, जब आप इनको मिला देते हैं तो ये बन जाता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। कारण इसका क्यों रियल नंबर क्यों है, क्योंकि ये नंबर लाइन पर, इसको आप क्या कर सकते हैं, इन सभी संख्याओं को नंबर लाइन पर आप दर्शा सकते हैं। इस कारण से इन्हें क्या कहा गया है, यदि आप एक नंबर लाइन आप जानते हैं, हमने एक नंबर लाइन खींची, तो इस नंबर लाइन पर ये जो नंबर लाइन होती है, यहां 1 2, यहां इनफाइनाइट प्लस में चला गया, यहां माइनस में चला गया, तो इस नंबर लाइन पर इन सभी संख्याओं को, चाहे शांत हो अथवा अशांत हो, आप इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए इन सबको रियल नंबर्स भी कहा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर के कुछ दूसरे टॉपिक की। हालांकि एक मैंने इसमें टॉपिक में, इसमें एक टॉपिक डाला है यूक्लिड
डिवीजन लेमा, लेकिन ये आपके सिलेबस से हट गया है, 2 साल पहले इसको हटा दिया गया है, लेकिन थोड़ी सी इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। यूक्लिड का भाजक उपपत्ति या यूक्लिड डिवीजन लेमा मतलब है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से, किससे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। कैसे निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से? यदि हम माने कि एक कोई संख्या है, मैंने माना ये कोई संख्या A है, ठीक है ना, इसको मैं B से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, उत्तर आ रहा है आपका Q, शेषफल में बच रहा है आपका R, ठीक है ना। ये B क्या है? एक भाजक है, ये A क्या है? भाज्य है। ये आपका भागफल हो गया, ये आपका शेषफल हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो क्या हम नहीं कह सकते कि यदि हमें A का मान निकालना है तो हम VQ प्लस R करेंगे, तभी हमारा A का मान निकल के आएगा। तो जब लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम, यूक्लिड ने कहा कि आप जब किन्हीं दो संख्याओं को भाग देते हैं आपस में, तो हम ऐसे तब तक भाग देते हैं, ये देखिए यूक्लिड की विधि यहां पे लिखी हुई है, डिवाइड A बाई B। देखो, डिवाइड A बाई B, A को B से भाग देना है, गेट रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? शेषफल क्या आना चाहिए? R। यदि R का मान शून्य है, क्या लिखा हुआ है? यदि R का मान शून्य आ गया, रिमाइंडर आपका शेषफल शून्य आ गया, तब उस समय B ही दोनों संख्याओं का, A और B का क्या होगा? HCF होगा। दोनों संख्याओं का B ही उस समय पे क्या होगा? HCF होगा। और यदि रिमाइंडर शून्य नहीं आता है, रिमाइंडर शून्य नहीं आता है, तो आप रिमाइंडर को फिर नया B बनाएंगे। रिमाइंडर क्या होगा? अब नया भाजक होगा, और जो B से आप भाग दे रहे थे वो नया A बन जाएगा। आप एक एग्जाम्पल से इसको देखेंगे तो उसमें और समझ में आएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बता देता हूं इसका। यहां पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करें हम कि मुझे 6 और 18 का HCF निकालना है। चलिए HCF के बारे में भी थोड़ी चर्चा करूंगा। 6 और 18 का मुझे क्या निकालना है? HCF निकालना है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। यदि मुझे 6 और 18 का HCF निकालना है तो इसमें छोटी राशि कौन है? 6। तो हम 6 को डिवाइड करेंगे कैसे? 18 से। सॉरी, मतलब 18 को हम कैसे डिवाइड करेंगे? 6 से। कितनी बार जा रहा है? 3 बार। तो ये 18 हो गया। यहां क्या बचा? 0। रिमाइंडर क्या आ गया आपका? 0। तो जब रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तभी आपका जो भाजक है, जो B है, वही आपका 6 क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा। HCF 6 और 18 का उत्तर हो जाएगा 6। ये बात आप समझ रहे होंगे। दूसरी चीज, यदि हम एक एग्जांपल और ले लें छोटा सा, कि सपोज करें 3 और कोई नंबर हम ऐसा ले लेते हैं, 1 मिनट में बुक में से देख लेता हूं कि आप को 2-3 बार भाग देना पड़े तो आप उससे थोड़ा सा समझ जाएंगे कि कैसे अपन, हाँ, 26 और 91 एक क्वेश्चन है। HCF निकालना है 26, 26 एंड 91 का। पेन परेशान कर रहा है, ठीक है। 26 एंड 91 का। तो 26 से हम क्या करेंगे? 91 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। कितनी बार जाएगा भैया? 25 या 75 होता है। 25 या 75, तो 26 या 78 हो जाएगा। कितना हो गया? 78। यहां कितना बचेगा? 13। अब यहां क्या हुआ है? रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया। तो मैंने क्या बोला था? रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता है तो अब यदि रिमाइंडर ही क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा, और जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। अब हम इस 26 में इस 13 से भाग देंगे तो कितनी बार जगह? 13 दूना 26। यहां क्या बचा? 0। अब रिमाइंडर क्या आ गया आपका? रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उसी टाइम जो आपका भाजक है वो आपका क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। वही आपका भाजक क्या कहलाएगा? HCF। तो इन दोनों का HCF 26 और 91 का क्या निकल के आ गया? 13 निकल के आ गया। चलिए, अब थोड़ी सी मैं एक चर्चा करूंगा HCF और LCM के बारे में। मैं एक चर्चा थोड़ी सी करना चाहूंगा HCF और LCM के बारे में। देख लेते हैं कहां पर HCF LCM मैंने बनाया है। हाँ, यहां
तो मैं थोड़ी सी एक चर्चा करना चाहूंगा HCF और LCM की, कि HCF LCM होता क्या है, क्योंकि HCF LCM पढ़ तो रहे हैं, थोड़ा सा उनके जो फुल फॉर्म है, HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हिंदी में लिखा हुआ है महत्तम समावर्तक। समावर्तक देखिए हिंदी में दो अलग अलग शब्द लिखे हैं, समावर्तक और लघुत्तम समावर्त्य। वर्तक मतलब होता है फैक्टर, वर्तक मतलब होता है फैक्टर, और समावर्त मतलब होता है मल्टीप्लायर। समावर्त मतलब होता है मल्टीप्लायर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब कि जब हम किन्हीं संख्याओं के फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स मतलब होते हैं डिवीजन, भाजक, किन किन संख्याओं से उसमें भाग जा सकता है। जैसे कि अभी हमने प्राइम फैक्टर वाली बात नहीं करी, केवल हमने बात करी है कि उसके कौन कौन से फैक्टर किस किस संख्या से उसमें भाग जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम वही संख्या ले लेते हैं 6 और 18। तो 6 के कौन कौन से भाजक हैं? 1, 2, 3 और 6, यही रहेंगे ना फैक्टर्स। इन संख्याओं से 6 में भाग जा सकता है। 18 के कौन कौन से भाजक हैं? 18 में 1 का भाग तो सभी में जाना है, और 2, 3, 4 से नहीं जाएगा, 6, 9 से जाएगा और 18 से जाएगा। ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला था कि हमें फैक्टर, अभी मैं प्राइम फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइम फैक्टर अलग चीज होती है। प्राइम फैक्टर मतलब कि अभाज्य गुणनखंड। अभी मैंने केवल बात करी फैक्टर की, नॉर्मल फैक्टर की। तो 6 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 6, और 18 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 6, 9, 18। मेरा जो नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या कह रहा है कि इनमें सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है, इनमें सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो कौन है? 6 है। इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? 6 है। इसलिए यही इनका HCF होगा। बात समझ में आई? इसमें क्या लिखा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 6 है, इसलिए इनका 6 ही क्या होगा? HCF होगा। अब हम बात करें LCM की। LCM है लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन, कॉमन मतलब अभाइनिस्ट, और मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब होता है गुणज। मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है? गुणज। इन्हीं 6 और 18 की बात करते हैं। 6 के जब हम मल्टीप्लायर निकालें, मल्टीप्लायर मतलब गुणज, गुणज मतलब टेबल, टेबल मतलब कि 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन। और वहीं हम जब 18 की टेबल की बात करें तो ये होगा 18, 36, 54, 72 एंड सो ऑन। तो मुझे क्या देखना है इनमें? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। इनमें लीस्ट और कॉमन, क्योंकि कॉमन तो इसमें बहुत सारे अंक हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे छोटा कॉमन और मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर हमने लिखे हैं। सबसे छोटा कॉमन कौन है? क्या 6 है, क्या 12 है, क्या 18 है? हाँ, यहां 18 है और यहां भी क्या है? 18 है। तो ये 18 ही क्या हो जाएगा? इनका LCM हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। ये जो मेन डेफिनेशन है LCM और HCF की, जो आप नाम से समझ सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, इन्हें क्यों बोलते हैं। हालांकि हमें जो इस प्रश्नावली में है, हमें फैक्टर विधि से, और फैक्टर में भी किससे? फैक्टर में भी हमें प्राइम फैक्टर से। किससे? प्राइम फैक्टर से हमें ये चीज निकालनी है। चलिए देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डाउट बच्चे खा जाते हैं। 6th चैप्टर में ट्रायंगल में भी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है, और इस प्रमेय का नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। कभी कभी स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं और वो उसका स्टेटमेंट लिख के आ जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा नाम याद रखें। इसका नाम है अंकगणित की आधारभूत, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है ना? तो इसका स्टेटमेंट जो भी है आप पढ़ लें कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ फैक्टर। तो मैं समझा देता हूं, समझ लिया।
इन्होंने बोला है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, पहले तो हम भाज्य अभाज्य समझ लें। क्या समझ लें? भाज्य और अभाज्य क्या है भैया? भाज्य का मतलब होता है, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? मोर देन 2 फैक्टर। और अभाज्य संख्या का मतलब होता है ओनली 2 फैक्टर। ओनली 2 फैक्टर। वो 2 फैक्टर भी कौन कौन से होंगे? 1 एंड इटसेल्फ, स्वयं। मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें 1 का भाग जाए, जिनमें 1 का भाग जाए और खुद का भाग जाए, वो संख्या क्या कहलाएंगी? वो संख्याएं अभाज्य कहलाएंगी। इनको अपन इंग्लिश में बोल देते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोल देते हैं? प्राइम नंबर्स। इसलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन उसको बोलते हैं। मतलब प्राइम नंबर्स वो नंबर्स कहलाएंगे जैसे कि 2 है, 2 में 1 का भाग जाता है और 2 का जाता है। 3 में भी 1 का जाता है और 3 का जाता है। 4 नहीं आएगी 4 में, क्योंकि 4 कहां आ जाएगी? भाज्य में। 4 कहां आ जाएगी? भाज्य में। 4 हो गई। 4 में क्योंकि 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा। 6 हो गई और 7 नहीं होगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो जिन संख्याओं में 2 से ज्यादा संख्याओं का, 1 का, खुद का और किसी अलग और बहुत सी संख्याओं का भाग चला जाए, वो क्या कहलाएंगी? भाज्य कहलाएंगे। और प्राइम कहलाएंगे जिनमें खुद का और 1 का भाग जाता है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। ये सब क्या कहलाएंगी? प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इनमें खुद का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है, ये चीज आप समझ गए। स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी जो भाज्य संख्या है, भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, सपोज करो 4, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य गुणनखंड जब इसके निकालेंगे, मतलब भाग देंगे, तो इसका आएगा 2 गुणा 2। दोनों कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों कैसी संख्या? अच्छा, एक चीज और, यदि बात करें 1 की, नंबर 1 की, तो ना ये अभाज्य है ना ही भाज्य है। क्यों? ना तो इसके 2 फैक्टर हैं, ना ही इसके 3 फैक्टर हैं। इसका फैक्टर केवल 1 ही है, ये 1 से भाग जाएगा। तो 1 को ना भाज्य कहेंगे ना अभाज्य कहेंगे। चलिए, तो कुछ लोग क्योंकि यहां 2 × 1 लिख देते हैं, उसको नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हम यहां क्या लिखते हैं? अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, और 1 अभाज्य गुणनखंड में नहीं आएगा। तो ये होगा 2 × 2। तो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, कौन सा? भाज्य, कंपोजिट नंबर्स, कोई भी, उसको आप प्राइम के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। और यह जो अभाज्य गुणनखंड है, ये कैसा होगा? यूनिक होगा। यूनिक मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि कोई आपने, यदि आप 16 लिख रहे हैं, आप 16 को कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, ये 16 को लिखेंगे आप। तो कोई दूसरा तरीका ऐसा नहीं रहेगा प्राइम संख्याओं से ही, अभाज्य संख्याओं से ही, कि आप 16 को दर्शा पाए। केवल और केवल यह अद्वितीय है। कैसा है? ये अद्वितीय है। हां, क्रम बदल सकते हैं। इसमें क्या लिखा है? क्रम के बिना अद्वितीय है। भाई, क्रम के बिना कैसा है? ये अद्वितीय है। आप यदि कोई दूसरा प्राइम नंबर होता तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन क्रम के बिना ये कैसा है? अद्वितीय है। जो नंबर्स इसमें आए हैं, उन नंबर्स के अलावा और कोई गुणा करने पे 16 नहीं बनेगा। तो ये उसका स्टेटमेंट है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, कभी कभी ये भी एक नंबर में आ जाता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये क्या है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, भाई इस क्रम को छोड़कर, यह जो गुणनफल है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना कैसा होता है? अद्वितीय, यूनिक होता है। समझ में आई कोई होगी बात? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये देख लेते हैं कि कुछ संख्याओं की हम एलसीएम एचसीएफ निकाल के देखें और एलसीएम एचसीएफ में संबंध भी करें। ठीक है, चलिए यहां हम देख लेते हैं कुछ संख्याओं के फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा कि कैसे प्राइम फैक्टर से, पहले हम देख लेते हैं फैक्टर हमें कैसे निकालना है।
तो कोई क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं, जैसे जस्ट लाइक दैट 26 मैंने क्वेश्चन उठाया। क्या क्वेश्चन उठाया? 26 प्राइम संख्याएं मैंने कौन कौन सी बताई थी? अभाज्य संख्याएं 2 से। तो 2 से भाग जाने का पहले तो नियम, यदि तुम आपको बता दूं मैं, 2 से भाग जाने का नियम होता है इकाई का अंक क्या हो? इकाई का अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8, मतलब सम संख्या हो पीछे, तो 2 से भाग जाता है। यहां सम है तो 2 से भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 13 बार। फिर 13 तो खुद प्राइम संख्या है तो 13 का उसमें जाएगा। तो 26 के यदि हम फैक्टर की बात करें तो ये आ जाएंगे 2 × 13, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब यदि दूसरी संख्या हम लें 91, 26 और 91 का हम निकाल रहे हैं। 91 का मैंने लिया तो 91 में किसका भाग जाएगा? 7 का चला जाएगा। 3 का इसलिए नहीं जाएगा, 3 की शर्त होती है कि दोनों जितने डिजिट हैं इसमें, जितने अंक हैं उनको जोड़ो, 9 और 1 10। 10 में क्या 3 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 के भाग की शर्त होगी सॉरी, कि सभी डिजिट्स को, सभी अंकों को आप जोड़ दें और 3 से भाग दें। यदि उसमें 3 का भाग जा रहा है तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, यहां नहीं जाएगा। चलिए, उसके बाद 5 की शर्त तो आपको पता ही है, इकाई का अंक क्या हो? 0 और 5, यहां वो भी नहीं है तो उसके बाद 7 आ जाता है। 7 से जब आप भाग देंगे तो 13 7 91 होता है, 13 बार जाएगा। 13 से आपने फिर भाग दिया फिर से, तो ये क्या आ गया? 1 आ गया। तो यदि हम 91 के फैक्टर लिखें तो 91 के फैक्टर, हाँ बढ़ते क्रम में ही करना है भैया, ऐसा नहीं करना पहले 13 से दे दो आप भाग, बाद में फिर आप 7 से दें, वो सही नहीं रहेगा। सही क्रम कैसा रहेगा आपका? बढ़ते क्रम में। चलिए, तो ये 96 का आ गया 7 × 13। अब हम निकालें इनका एलसीएम क्या आएगा और एचसीएफ क्या आएगा। ये तो फैक्टर निकालना सीख गए आप, एलसीएम क्या आएगा और एचसीएफ क्या आएगा। एलसीएम लेने के लिए हमें यह चीज देखना है कि सारे फैक्टरों को लेना है, केवल कॉमन फैक्टर की बड़ी घात को लेना है। क्या चीज लेना है? ये सारे फैक्टर को लेना है, 2 को भी लेना है, 13 को भी लेना है, 7 को भी लेना है, लेकिन जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन कौन है इसमें? 13। कॉमन कौन है? 13। इसकी बड़ी घात, मतलब इसके ऊपर कौन कौन सी घात है? इसके ऊपर 1 है, 1 है, तो दोनों बराबर घात हुई। यदि कोई बड़ी घात होती हम केवल उसको लेते, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 × 7, बढ़ते क्रम में लिखें, 2 × 7 मल्टीप्लाई कॉमन में बड़ी घात मतलब 13, बस ये क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। गुणा जो भी आएगा वो आप लिख लें। एचसीएफ होता है कि जो कॉमन है, कॉमन कौन है? 13, उसकी छोटी घात को लेना है। एलसीएम में क्या याद रखना है? सभी को लेना है, सभी को लेना है, लेकिन जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर को लेना है। और वहीं एचसीएफ में केवल कॉमन को लेना है और जो पावर रहेगी उस कॉमन की वो लीस्ट पावर रहेगी। यहां तो 13 के ऊपर 1 की घात है, तो ये उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब एक चीज यहां से आप संबंध निकाल पा रहे होंगे कि आपने एलसीएम में कितने अंकों को लिया था? 1, 2 और 3 को, 1 13 को छोड़ दिया था, और एचसीएफ में जिसको छोड़ा था वो एचसीएफ में आ गया था। मतलब कि यदि मैं बात करूं कि इन एलसीएम और एचसीएफ का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ यदि मैं कर दूं, तो उन दोनों संख्याओं वापस से बन के आ जाएंगी, क्योंकि उन दोनों संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो उसमें ये 4 फैक्टर हैं। जब हम एलसीएम एचसीएफ का गुणा करेंगे तो ये 4 फैक्टर, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जब हम गुणा करेंगे तो वापस से वही संख्याओं का गुणा आ जाएगा। यही कहलाता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में संबंध। जब आप सत्यता की जांच करते हैं, ये लिखा हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ में जो संबंध होता है, यदि कोई दो संख्याएं एलसीएम ए और बी का गुणा एचसीएफ करते हैं ए और बी का, तो वो बराबर क्या आता है? उन संख्याओं का गुणा आता है। इसको हमने समझ लिया। चलिए, एक क्वेश्चन इसमें और है। एक क्वेश्चन इसमें है कि मैंने अभी लिखा हुआ था 4n शून्य पर समाप्त होता है कि नहीं। हाँ, ये है। ये क्वेश्चन अपन को थोड़ा सा देखना है। इस टाइप का भी 1-2 क्वेश्चन आपके उसमें बुक में दिए गए हैं। यहां क्वेश्चन लिखा हुआ है संख्या 4, यहां मैं पावर लगाना शायद भूल गया हूं। हाँ, यहां है संख्या 4n, जहां n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। जांच करना है कि n का क्या कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n कहां समाप्त हो जाए? 0 पर समाप्त हो जाए। चूंकि यदि n क्या है हमारा? n है हमारा प्राकृतिक संख्या, मतलब 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा।
यदि मैंने n का मान 1 लिया तो ये 4 टू द पावर n मतलब 4 टू द पावर क्या आ गई 1 आ गई। इसके मैंने फैक्टर किए तो क्या हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 हो गए। क्या 0 पे समाप्त हुआ? नहीं हुआ। यदि n का मान मैं 2 लेता, ठीक है ना, 2 लिया तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 इसके ऊपर पावर क्या आ गई 2 आ गई, है ना। तो ये 4 टू द पावर 2 है, मतलब ये लगभग 16 आया। मतलब ये फैक्टर्स पे ही डिपेंड कर रहा है। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? उत्तर इसका फैक्टर्स पे। अब हम देखें कि 10 यदि कोई संख्या, हमें पीछे शून्य चाहिए। शून्य मतलब कि 10 का गुणज। इकाई का अंक शून्य किसका होता है? जैसे 30 है तो 30 इकाई का अंक क्या है इसमें? शून्य। तो 30 को हम कैसे लिखते हैं? 3 मल्टीप्लाई 10, मतलब इसके अंदर क्या है? एक 10 का गुणज है, तभी इस संख्या को क्या बना रहा है? ये इकाई का अंक शून्य बना रहा है। तो जब हम 10 के गुणनखंड करें तो ये हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 5। 2 मल्टीप्लाई 5 ही 10 बना सकते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं ना आधारभूत प्रमेय से कि कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। तो 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप में ही इसको लिखेंगे, अद्वितीय है और किसी तरीके से नहीं लिख सकते, ये भी पढ़ा है। तो हमें पता है कि 10 के लिए 2 गुणा 5 होना आवश्यक है। हां, संख्या 10 की और बढ़ानी है, 100 करनी है यहां पे, तो 2 के ऊपर 2 की घात, तो 5 के ऊपर 2 की घात होगी। मतलब कि 10 का यदि हम कहें कि इकाई का अंक हमें शून्य चाहिए है, क्या चाहिए है? शून्य चाहिए है, तो 2 के ऊपर कोई घात हो, 2 के ऊपर कोई एक घात हो जाए, नेचुरल नंबर मान लें ए, या धनात्मक पूर्णांक मान लें, और 5 के ऊपर भी कोई घात हो जाए। मैंने ए और बी इसलिए लिखा है क्योंकि समान घातें नहीं चाहिए हमें तो 1 2 कम से कम 1 2 और कम से कम 1 5, ज्यादा आ जाए तो हमें कोई बुराई नहीं है। कम से कम 1 2 और कम से कम 1 5 उसमें गुणनखंड में होना चाहिए, तभी इकाई का अंक क्या बनेगा? शून्य बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि, थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूं इसको, हम यहां लिख सकते हैं कि चूंकि, सिंस बोलते हैं ना, हां, तो 4 टू दी पावर n बराबर क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर n में 5 का कोई गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है? ये पेन थोड़ा सा नहीं चल रहा है, माफी चाहूंगा। गुणनखंड नहीं है। तो जब और यहां आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं 10 इकाई, थोड़ा सा पेन वर्क नहीं कर रहा है, होने के लिए 2 गुणा 5, यहां कोई घात भी चढ़ा सकते हैं, ए बी, गुणनखंड होना आवश्यक है। गुणनखंड होना आवश्यक अतः 4 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। समझ गए? मतलब हमें यह चीज पता है कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए उसमें 2 गुणा 5 के गुणनखंड होना आवश्यक है। कम से कम 1 2 और कम से कम 1 5 तो होना चाहिए। यदि नहीं है तो वो संख्या शून्य पर समाप्त तो भैया नहीं हो सकती। चलिए, मैंने सब कवर किया है कि नहीं, हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, लगभग मैंने सब कवर कर लिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद हम मेन प्रश्नावली पर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत थैंक यू। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस अपलोड किए जाते हैं आप तक पहुंच सकें, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।